नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सब के लिए। आप सब ने इस बारे में सुना होगा, एक छोटे से बच्चे ने बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी को शिक्षा की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। क्या स्थिति है बिहार में शिक्षा की। दोस्तों, पॉलिटिकल डिबेट हमें नहीं करनी है, हमें समझना है कि जो संदेश वो बच्चा देना चाह रहा था कि आज अगर आपने शिक्षा के प्रति अपने आप को सचेत नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया कंपटीशन के लिए, तो आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी संदेश के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें कवर करना है अपना वर्ब्स का टॉपिक। पिछली दो क्लासेस में हमने वर्ब्स की क्लासिफिकेशंस, डेफिनेशंस, अलग अलग टाइप्स, इनके बारे में बात कर ली थी। नेक्स्ट क्लास में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ रूल्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं दोस्तों, इनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को उन तक पहुंचाइए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश लैंग्वेज की जो फ्री जानकारी हम पहुंचाना चाहते हैं उसमें हम सफल हो सकें। हर बच्चे को यूट्यूब एल्गोरिथम से ये फ्री क्लासेस मुहैया हो सकें। ठीक है दोस्तों, अच्छा, बात करते हैं आज की क्लास का। जो हमारा जीएस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तस्वीर को। आप में से काफ़ी लोग इन्हें पहचानते होंगे। ये हैं हमारे देश के करंट एजुकेशन मिनिस्टर, अभी के फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले पोस्ट होती थी मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिसे रिसेंटली चेंज करके क्या कर दिया गया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आज की तारीख में हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली दोस्तों एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट क्या था कि 100 दिन तक भारत में बच्चों को रीडिंग हैबिट्स, यानी कि पढ़ने की आदत डालने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। ठीक है, 100 दिन की वो मुहिम थी और ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2022 से। आपको ये बताना है कि इस मुहिम का नाम क्या था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये हैं 4। प्रगतिशील भारत, या दूसरा लर्निंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, सी थर्ड ऑप्शन पढ़े भारत, और चौथा ऑप्शन है विद्याधन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे जवाब दीजिए। आपका आंसर सही हो गलत हो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्राई करें। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, अपना अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो पहले हमें बात करनी है कि जब आप वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं दोस्तों, ये बात हम लोग कर चुके हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो जब आपको इनमें क्रिटिकल जो है दोस्तों वो V2 और V3 है, क्योंकि V1 आपको बेस फॉर्म हर जगह मिलती है। ठीक है, उसकी जो V2 और V3 फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इनको बनाना ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। बिकॉज V4 आपको पता है कि आपको वर्ब की V1 के आगे ING लगा देना है, V5 के लिए V1 के आगे S या ES लगा देना है। तो ये अमूमन आसान होता है, लेकिन V2 और V3 जो हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, इनमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो वो नियम आज हमें पढ़ने हैं कि कब आप V2 और V3 को फॉर्म करते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नियम है हमारे पास, जब आप V1 फॉर्म के आगे सिंपली D या ED का जोड़ लगा देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, तो कौन कौन सी वर्ब फॉर्म्स बनती हैं। दोस्तों, रूल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर चीज का कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने जो वर्ब्स बताई हैं इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। हर डेफिनेशन दोस्तों इंक्लूसिव होती है कि ये बातें मैं बता रहा हूं, इनके अलावा ढूंढने पर कोई और चीज मिल सकती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम उन वर्ब फॉर्म्स की जिनमें आप डी या ईडी का जोड़ करने से आगे V2 और V3 बनाते हैं। जैसे आपके पास एक वर्ब है एंजॉय। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आपको, ये आपकी V1 फॉर्म होती है, आगे हम V2 सीखेंगे और V3। आप सिंपली क्या करते हैं, V1 के आगे ED जोड़ देते हैं, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। ठीक है, इस तरीके से आप D और ED का इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अराइव। अब देखिए, अराइव वर्ब में आपने क्या किया, इसकी V2 बनाने के लिए आप सिंपली क्या जोड़ रहे हो,
यहां पर आपने केवल डी का एडिशन किया है। किसी किसी जगह आप ईडी जोड़ते हैं, ठीक है, और किसी जगह पर केवल डी जोड़ते हैं। ई तो यहां पर पहले से मौजूद था, ठीक है, डी। तो इस तरीके से काफी सारी वर्ब्स हैं जिनको आप डी या ईडी जोड़ करके V2 और V3 बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और कई सारी वर्ब्स होती हैं, जैसे लाफ होती है, लाफ्ड लाफ्ड लाफ्ड, वर्क वर्कड वर्कड, डिनाई डिनाइड डिनाइड, आंसर आंसवर्ड आंसवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी सारी वर्ब्स हैं जो डी या ईडी का जोड़ करने से फॉर्म की जा सकती हैं। लाफ हो गई, वर्क हो गई, ठीक है। तो ये सारी वर्ब्स होती हैं काफ़ी सारी जिनको आप डी और ईडी जोड़ करके फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका V1 फॉर्म जो है, यानी डिक्शनरी फॉर्म या बेस फॉर्म जो है, वो ई से एंड होता है। उनका लास्ट जो है V1 में ई होता है, ठीक है। तो उनमें आप क्या करते हैं, केवल डी का जोड़ करते हैं। जैसे मैंने बताया पिछले एग्जाम्पल में भी, अराइव। अराइव में आपको लास्ट में क्या मिल रहा है दोस्तों, पहले ही आपको सर यहां पर ई मौजूद है, तो वहां पर आपको ईडी नहीं जोड़ना है, वहां पर केवल आप डी जोड़ते हैं, ठीक है। अराइव्ड अराइव्ड अराइव्ड, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको V1 फॉर्म में पहले से ही ई मौजूद है तो आपको ईडी नहीं जोड़ना है, केवल डी जोड़ना है, ठीक है। अराइव अराइव्ड अराइव्ड। इसी तरीके से जैसे डाई, डाई यानी कि मृत्यु हो जाना, डाइड और डाइड। देख रहे हैं आप, लास्ट में सर ई मिल रहा है तो इसीलिए जोड़ेंगे क्या, केवल डी जोड़ देंगे आप, ठीक है। इज इट क्लियर, आ रही है मेरी बात समझ में। और देख लीजिए जैसे यूज, यूज्ड यूज्ड, एब्यूज, एब्यूज्ड एब्यूज्ड, ठीक है। तो जो भी वर्ब फॉर्म्स जिनमें लास्ट में आपको दोस्तों ई मिल रहा है, प्रेजेंट है, वहां पर आप क्या जोड़ते हैं, केवल डी जोड़ेंगे, ठीक है। ईडी फिर से नहीं जोड़ना है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करनी है तीसरे नियम की। अगर आपका V1 फॉर्म यानी बेस फॉर्म किस चीज से एंड हो रहा है, Y से एंड हो रहा है, उसमें लास्ट में क्या है, Y, प्रिसीडेड बाई ए कंसोनेंट, और Y से जस्ट पहले क्या है, एक कंसोनेंट मिल रहा है आपको, तब क्या करेंगे सर, तब Y को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, I से। Y हटाइए, I लगा दीजिए और उसके बाद में ईडी जोड़ दीजिए V2 और V3 फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे डिनाई, लास्ट में सर वाई मिल रहा है, वाई से जस्ट पहले एक कंसोनेंट मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले तो वाई को हटाइए, वहां से वाई को हटाइए और आई लगाइए, उसके बाद में ईडी जोड़िए, डिनाई डिनाइड डिनाइड, ठीक है। इसी तरीके से क्राई, लास्ट में सर वाई मिल रहा है, वाई से जस्ट पहले कंसोनेंट मिल रहा है सर, क्राई, ठीक है। तो कैसे फॉर्म्स होंगी सर, वाई को हटाइए, आई लगाइए और उसके बाद में ईडी जोड़ दीजिए, क्राई क्राइड क्राइड, ठीक है। इज इट क्लियर। अब दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है मैं बता देता हूं। मैं यही बात आपको बता रहा था कि किसी भी नियम का दोस्तों विश्व में, दुनिया में कभी कभी कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर मिल जाएगा। अब जैसे इसी नियम के अकॉर्डिंग सर फ्लाई जो वर्ब है सर, वो तो चलनी चाहिए थी फ्लाई फ्लाइड फ्लाइड, लेकिन फ्लाइड 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 नहीं होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। जबकि जो इस नियम की कंडीशंस हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं कि सर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कंसोनेंट है, लेकिन दोस्तों फ्लाई फ्लाइड नहीं चलेगा, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, ठीक है। ये इस नियम का एक्सेप्शन है। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला नियम, अगर आपका V1 एंड हो रहा है Y से और Y से जस्ट पहले क्या है, वॉवल है, ठीक है। पिछले नियम में हमने पढ़ा था Y से जस्ट पहले कंसोनेंट मिल रहा है सर, अब की बार आपको क्या मिल रहा है, Y से पहले वॉवल। अगर ऐसा कोई शब्द है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, केवल ईडी जोड़ा जाएगा V2 और V3 फॉर्म करने के लिए। इज इट क्लियर। जैसे आपके पास एक वर्ब है एंजॉय, ठीक है भाई, लास्ट में Y आ रहा है सर, Y से जस्ट पहले क्या है, वॉवल है, तो इसकी फॉर्म्स करने के लिए आपको वो पिछला वाला नियम नहीं फॉलो करना। आपकी बार क्या करोगे, केवल ईडी जोड़ दीजिए सर, एंजॉय एंजॉयड एंजॉयड, ठीक है। इज इट क्लियर। एंजॉय एंजॉयड एंजॉयड। इसी तरीके से जैसे प्ले, लास्ट में क्या मिल रहा है सर, वाई मिल रहा है, उससे पहले क्या मिल रहा है सर, वॉवल मिल रहा है, ए,
तो क्या करना पड़ेगा सर, कुछ रिप्लेस नहीं करना है, केवल ईडी जोड़ देना है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इजी है दोस्तों, बस आपको नियम ध्यान रखने हैं। ठीक है, नियमों को आपको समझ लेना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये है नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात करनी है। V1 अगर किससे एंड हो रहा है, कंसोनेंट से, लास्ट में आपको एक कंसोनेंट मिल रहा है और उससे जस्ट पहले एक वॉवल है, लास्ट कंसोनेंट से हो रहा है और उससे जस्ट पहले एक वॉवल है, सिंगल वॉवल। ठीक है, सिंगल होना चाहिए वो। तो आप क्या करेंगे, ईडी तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे और जो लास्ट वाला कंसोनेंट है उसे डबल कर देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले कंसोनेंट को आप क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, जैसे पैट। ठीक है, इसमें देखिए ये लास्ट क्या हो रहा है, कंसोनेंट से एंड हो रहा है सर, और उससे जस्ट पहले क्या है, वॉवल है। तो इसका V2 और V3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ईडी तो जोड़ना ही जोड़ना है, लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर देना है, लास्ट कंसोनेंट इज डबल्ड, लास्ट कंसोनेंट को रिपीट कर दीजिए। तो टी जो लास्ट कंसोनेंट था उसको आपने डबल कर दिया, पैटेड और पैटेड। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल सर, ड्रॉप, लास्ट सर कंसोनेंट से हो रहा है, उससे जस्ट पहले एक वॉवल है, तो क्या कीजिएगा सर, लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर दीजिए, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम, सम वर्ब्स एंड विद डी, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो डी से एंड होंगी। ठीक है, डी से उनका एंड होता है, तो उनमें आपको क्या करना है, लास्ट वाली डी को चेंज कर देना है टी में, और V2 और V3 इस तरीके से बनेंगी उनकी, जैसे बैंड, बैंड मतलब मोड़ना। सर लास्ट किससे हो रहा है, डी से हो रहा है, तो इनका आपको बनाने V2 और V3 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डी को हटाइए और टी लगा दीजिए, बेंट, बेंट, बेंट। ठीक है, बेंट, बेंट, बेंट। इसी तरीके से आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्पेंड। ठीक है, स्पेंड यानी कि खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, लास्ट किससे हो रहा था सर, डी से, रिप्लेस किससे करना है, टी से, स्पेंट, स्पेंट। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर वर्ब के लास्ट में आपको डी मिल रहा है तो उसे आप किससे चेंज कर देंगे, टी से चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल, बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ठीक है, डी हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, टी लगा दीजिए, आपकी V2 और V3 फॉर्म्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम, 7th पॉइंट क्या कहता है, सम वर्ब्स एंड विद डी और टी, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं दोस्तों जो डी या टी से खत्म होती हैं। ठीक है, और उनसे पहले यानी डी और टी से पहले क्या मिलता है आपको, एक डबल वॉवल मिलता है, सेम डबल वॉवल, एक ही वॉवल दो बार, लास्ट में तो सर या तो डी है या टी है, उनसे जस्ट पहले क्या है, दो बार सेम वॉवल मिलेगा। उन केसेस में आप V2 और V3 कैसे बनाते हैं, केवल वो जो डबल वॉवल हैं उनमें से एक को निकाल दीजिए, वो जो दो वॉवल रिपीट हो रहे हैं ना उनमें से किसी एक को हटा दीजिए। जैसे आइए समझते हैं, ब्लीड, ब्लीड यानी कि खून निकलना। ठीक है, रक्त आना, लास्ट किससे हो रहा है सर, डी से हो रहा है, डी से जस्ट पहले क्या है, वॉवल है और वॉवल भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम वॉवल दो बार आना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए, डी से या टी से। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, V2 और V3 बनाने के लिए जो वॉवल रिपीट हो रहा है ना उसमें से एक निकाल दीजिए, ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड। दो वॉवल थे उनमें से आपने एक वॉवल को उठा करके निकाल दिया। इसी तरीके से जैसे फीड, फीड यानी कि खिलाना, भोजन कराना, डी से एंड हो रहा है, उससे जस्ट पहले सेम वॉवल दो बार आ रहा है, फीड, फैड, फैड। ब्रीड यानी कि पालना या संतान आगे बढ़ाना, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। ठीक है, इसी तरीके से जैसे शूट, सर आप सारे एग्जाम्पल टी के दे रहे हो, टी का तो दिया ही नहीं, डी वाले दे रहे हो, टी का भी ले लो, शूट यानी गोली मारना, लास्ट टी से हो रहा है सर, उससे पहले दो वॉवल, डबल ओ, शॉट, शॉट।
ठीक है, इस तरीके से, यानी कि लास्ट अगर आपका डी या टी से हो रहा है और उससे जस्ट पहले सेम वॉवल 2 बार आ रहा है, तो V2 और V3 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, जो वॉवल रिपीट हो रहा है ना उसमें से एक हटा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। सम वर्ब्स एंड विद डी और टी, वो डी और टी से खत्म तो हो रहे हैं सर, लेकिन उनका V2 और V3 क्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, लिटरली कुछ नहीं करना है। उनका V2 और V3 जो V1 है ना वही का वही रहता है। हाँ देखिए, पुट, वो पीछे जो एग्जांपल दिया था वो पैट था, पैट यानी थपकी देना, किसी को शाबाशी देना, पैटेड देयर बैक। ठीक है, जैसे कह देते हैं द प्रिंसिपल पैटेड माई बैक, मैं फर्स्ट आया था तो प्रिंसिपल साहब ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है, वो पैट होता है, PAT। ये पुट है, पुट यानी रखना, पुट पुट पुट। लास्ट सर टी से हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका V2 और V3 बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली उसी को उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, हिट हिट हिट। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका V2 और V3 बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, उन्हीं को उठा करके रिपीट कर देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ नियम ऐसे दोस्तों जो कि V4 बनाना कैसे बनाना है। V4 बनाने के लिए यानी कि सर वहां पर भी कई बार स्पेलिंग में चेंज होता है, अब वो हमें कैसे पहचानना है दोस्तों। V4 पहले तो ये याद कर लीजिए कि आपने V1 बहुत ध्यान से पढ़ी है, V2 बहुत ध्यान से पढ़ ली, V3 पढ़ ली। V4 जो है इसे कहा जाता है ING फॉर्म। ठीक है, V4 को कहा जाता है ING फॉर्म कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, जैसे गो गोइंग, स्टडी स्टडीइंग, टेक टेकिंग। तो ING फॉर्म जो है, अब दोस्तों वही नियम आपको समझने हैं कि सर कहां पर लास्ट वाला अक्षर उसका हटाना है, कहां पर बिना हटाए केवल ING लगा देना है, कहां पर कुछ और भी ज्यादा चेंज आएगा, वो सारी चीज आपको पढ़नी है कि V4 कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो V4 बनाने के जो नियम है उनमें सबसे पहला नियम है कि कुछ वर्ब्स एंड होती हैं ई से, उनसे जस्ट पहले लास्ट का जो ई है उससे जस्ट पहले आपको एक कंसोनेंट मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसी वर्ब है तो उसमें क्या कीजिए, लास्ट वाली ई को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए और क्या लगा दीजिए, उसकी जगह पर ING लगा दीजिए। लास्ट ई को हटाइए वहां से और उसकी जगह पर ING लगा दीजिए। कैसे कैसे, कुछ एग्जांपल्स से सर बात करें, जैसे एराइज, एराइज यानी कि उदय होना, तो एराइज का V4 बनेगा एराइजिंग। सर लास्ट में ई आ रहा है, ई से जस्ट पहले कंसोनेंट आ रहा है, तो क्या कीजिए, लास्ट वाले ई को हटाइए और ING जोड़ दीजिए। ई को हटाओ, ING जोड़ दो। और बात करें जैसे अवेक, अवेकिंग। ठीक है, लास्ट में ई आ रहा है सर, उससे जस्ट पहले एक कंसोनेंट आ रहा है, तो लास्ट के ई को हटा दिया सर, ING जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे चार्ज, चार्ज यानी कि किसी चीज को दबाव देना, ई हटाइए और क्या कर दीजिए, ING जोड़ दीजिए, चार्ज चार्जिंग। इस तरीके की वर्ब्स चलती हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, हर एक को लिखेंगे तो मैं आपको PDF शेयर करूंगा, आप प्लीज़ टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, आपको PDF इसकी पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ड्राइव ले सकते हैं, ड्राइव यानी कि वाहन चलाना, तो ड्राइव का ड्राइविंग, लास्ट का ई हटाते हैं और ING लगा देते हैं। गिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, जैसे गिव, ये तो मुझे लिख ही देनी चाहिए, गिव का गिविंग। क्या किया आपने सर, लास्ट का ई हटाया, क्यों, क्योंकि ई से जस्ट पहले आपको कंसोनेंट मिल रहा है, ई हटाइए और ING लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह की वर्ब्स होती हैं। चलिए अगली बात करते हैं। नॉर्मली द V4 इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ING आफ्टर V1। अब दोस्तों पिछले नियम में आपने पढ़ा था कि सर अगर ई लास्ट में है और उससे पहले कंसोनेंट है तो आप ई को हटा देते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं दोस्तों जिनमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस वर्ब को लीजिए, उसके आगे आप ING लगा दीजिए। जैसे आस्क, सर इसमें क्यों नहीं लगा वो नियम,
क्योंकि भैया इसमें तो लास्ट में ई आ ही नहीं रहा। अरे हटाएंगे तो तब ना जब ई हो, यहाँ पर ई तो इसमें है ही नहीं। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं जो दोस्तों ई से एंड नहीं हो रही हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपली वर्ब लीजिए, उसके आगे आईएनजी लगा दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे बाइंड, बाइंड यानी कि बांधना, बाइंड, बाइंडिंग, ठीक है। पहले वाला नियम केवल उनके लिए था जिनमें लास्ट में ई मिल रहा है आपको। इसी तरीके से जैसे ब्रेक, ब्रेकिंग, ठीक है। बियर, बियरिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं तीसरे नियम की। सम वर्ब्स एंड विद ए कंसोनेंट, उनके लास्ट में कंसोनेंट होता है, प्रिसीडेड बाय ए वॉवल, ठीक है। लास्ट का शब्द क्या, लास्ट का अक्षर क्या है, कंसोनेंट है, उससे पहले आपको वॉवल मिल रहा है। उन केसेस में आप क्या करते हैं, लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल कर देते हैं, ठीक है। लास्ट के कंसोनेंट को आप क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे बैट, क्या है सर, लास्ट में कंसोनेंट है, कंसोनेंट से जस्ट पहले वॉवल है, तो इनका V4 बनाने के लिए क्या करते हैं सर, लास्ट कंसोनेंट को आप डबल कर देते हैं, बैट, बैटिंग, ठीक है। इज इट क्लियर। इसी तरीके से जैसे बिगिन, सर लास्ट में कंसोनेंट है, उससे जस्ट पहले वॉवल मिल रहा है सर, बिगिन, बिगिनिंग, लास्ट कंसोनेंट को आपने डबल कर दिया, डबल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चलना है। इसी तरीके से जैसे ड्रॉप, लास्ट में सर कंसोनेंट, उससे जस्ट पहले वॉवल, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ओके। तो इस तरीके से आपके पास कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें आप लास्ट कंसोनेंट को डबल करते हैं। शर्त क्या है, लास्ट कंसोनेंट से जस्ट पहले आपके पास वॉवल होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। सम वर्ब्स एंड विद आई ई, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका लास्ट किससे होता है, आई ई से होता है, ठीक है। और उन केसेस में आप V4 बनाने के लिए क्या करेंगे, आई ई को उठाएंगे वहां से और उसकी जगह पर वाई लगा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आई ई से एंड होने वाली, जैसे लाई, लाई यानी कि झूठ बोलना, ठीक है। इसकी V4 बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आई ई को उठाइए, उसकी जगह पर वाई लगा दीजिए और आईएनजी जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे डाई, डाई यानी मरना, डाइंग, ठीक है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके की कुछ वर्ब्स होती हैं जो आई ई से एंड हो रही हैं, उनका V4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई ई को वहां से उठाइए, उसकी जगह पर वाई लगा दीजिए और आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे टाई, टाई यानी कि बांधना, टाई, टाइंग, डाई, डाइंग, लाई, लाइंग, इस तरह की वर्ब्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो V2, V3, V4 बनाने का जो हमारा काम था ये तो हो गया है फिनिश। अब बात करते हैं, जैसे पिछली क्लास में दोस्तों हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की थी। आज हमें एक स्टेप आगे बात करनी है, आज बात करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की कहानी कहाँ से है। या आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो हमारा चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि आप वर्ब्स को, जो वर्ब्स की जो फैमिली है, इसको दोस्तों कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। इनको आप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में कर लेते हो, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कर लेते हो, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में कर लेते हो, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब में कर लेते हो। मैं सारे के सारे एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की कहानी हमने पढ़ ली थी। आज मेन और हेल्पिंग यानी कि लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इनको टेक्निकल जो शब्द हैं वो ये हैं, ठीक है। आम भाषा में इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कह दिया जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो। बीइंग ए इंग्लिश स्टूडेंट यू शुड एंड यू मस्ट नो दिस, ठीक है। तो वर्ब्स को जो है दोस्तों दो कैटेगरीज में बांटा गया है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी बनाई गई हैं यहां पर, कि एक होती है आपकी लेक्सिकल वर्ब, दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। खतरनाक शब्द नहीं है, इनका मतलब एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। लेक्सिकल का मतलब होता है जो शुद्ध होता है, ठीक है, सुंदर, शुद्ध, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है कि सुंदर हैंड राइटिंग लिखने की कला या शब्दों का परिचय समझने, शब्दों का जो परिचय होता है इसको याद रखने की कला को कहते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। तो उसी से ये शब्द निकला है लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स दोस्तों क्या है, लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, इनको कई बार क्या कह दिया जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है लेक्सिकल को ही, ठीक है। कौन सी होती हैं ये, वो वर्ब होती हैं दोस्तों जिनका
V1, V2, V3, V4, V5 ये पांचों फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। इस तरीके से पांचों फॉर्म अगर किसी शब्द की बन रही हैं तो उसे क्या कहते हैं आप, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। और वो मेन से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में एक्चुअल काम दिखाते हैं कि हाँ जी कुछ वास्तविकता में कुछ काम हो रहा है। ईट यानी खाना खा रहा है वो आदमी, गो यानी कि जा रहा है, ब्रेक यानी कि सर कुछ तोड़ रहा है, बिल्ड यानी कि कुछ बना रहा है, राइट यानी कि कुछ लिख रहा है, रीड मतलब कुछ पढ़ रहा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मतलब ठोस काम वहां पर आपको होता हुआ दिखेगा, वो कहलाती हैं आपकी मेन वर्ब। और इनकी पहचान है कि सर ये पांचों फॉर्म्स इनकी बनती हैं V1 से लेकर V5 तक, उन्हें आप कहते हैं मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी जो शब्द होता है दोस्तों, ये अक्सर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इन द सेंस उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये है, ठीक है। जैसे आपके पास कंप्यूटर आपने देखा है ना, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? सीपीयू होता है। इसके बाद में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि सर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो आप जब कभी दुकान पर कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या गए होंगे तो आपने सबसे पहले कि जी सीपीयू बताइए, कॉन्फ़िगरेशन, इसका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, ये वो फलाना निमकाना, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, आपका सीपीयू तैयार हो गया। उसके बाद की जो चीजें उनकी तो बात बाद में करते हो। या कभी आपने ऐसा किया कि कंप्यूटर लेने गए सबसे पहले कि जी कीबोर्ड आप मेरे को ये वाला दीजिएगा, सीपीयू कुछ भी दे देना, ऐसे नहीं होता। आप कंप्यूटर खरीदने गए तो सबसे पहले अपनी सीपीयू की बात करते हो। वो जो सीपीयू है ना, वो आपका लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। बाकी आपको कीबोर्ड, माउस, वो तो 100-200 रुपए की चीजें हैं, वो कोई सा ले लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन चीजों को कहते हैं ऑक्सिलरीज, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं आप? ऑक्सिलरीज, जो मेन चीज से हट करके हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो सर गाड़ी तो मेन इंजन वगैरह सब कुछ टन टन होना चाहिए, उसके बाद में आपने स्टीरियो लगवाना है, कोई फिल्म लगवानी है उस पर, या कुछ स्पीकर्स लगवाने हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज। इनको कहा ही ऑक्सिलरीज जाता है। तो वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी जो होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, ये एक्चुअली मेन वर्ब नहीं होती हैं, ये उसकी साइड किक होती हैं। जैसे कि हिंदी फिल्मों में देखे ना, साइड हीरो और बाकी कैरेक्टर्स जो होते हैं। मेन तो ये है सर, ये साइड हीरो, साइड किक्स हैं, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सिलरीज जो हैं ये दोस्तों अपने आप में विस्तृत इतने हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनका रोल धीरे धीरे इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इनको अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनकी चर्चा आज हम कर लेते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दोस्तों, इनका काम क्या होता है। इनका काम मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिफाइन किया था कि ये आपको कई तरह के इमोशंस बताते हैं। किसी सेंटेंस में क्वेश्चन कर देने का काम ऑक्सिलरी वर्ब का होता है। डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहां पे जो डज है ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब तो गो हो गई। ये जो डज शब्द है ये सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आ गया और इसने क्वेश्चन बना दिया कि क्या वो स्कूल जाता है। इज इट क्लियर? डज ही गो टू स्कूल। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये क्या काम करती हैं? कहीं पर क्वेश्चन बना देंगी, कहीं पर इंपेरेटिव सेंटेंस बना देंगी, कहीं पर एम्फेटिक बना देंगी, ठीक है। कहीं पर आपके इमोशंस को दर्शाएंगी, कहीं पर बताएंगी कि कंपल्शन है आपके ऊपर, यू मस्ट ओबे, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात हर हालत में माननी चाहिए। तो मेन काम क्या है? ओबे यानी मानना, पालन करना। मस्ट शब्द ने क्या कर दिया? आपको एक तरीके से कंपल्शन कर दिया, बाउंड कर दिया कि भैया तुम्हें माननी ही पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ये सही चीज है कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानो। यू मस्ट ओबे। यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। मेन काम क्या है? हेल्प। और विल ने क्या बताया कि भैया तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यू शैल हेल्प मी, तो यहां पे शैल ने क्या कर दिया? भैया तुम्हारी इच्छा है, तुम मदद करना चाहो तो कर दो, ना करो तो भी तुम्हारा राम भला करे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यानी कि ये जो ऑक्सिलरी वाले वर्ब्स वाले शब्द हैं ये आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस में मॉडिफिकेशन करने में मदद करते हैं। अब सुनिए, ऑक्सिलरीज जो हैं ये दोस्तों आपकी 3 कैटेगरी में बटी हुई हैं। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि प्राथमिक ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और वो कौन कौन सी हैं? टू बी, टू डू और हैज ऑब्लिग हैव ऑब्लिग हैड, ठीक है। ये 3 बंदे हैं, टू बी, टू डू और हैज हैव हैड। ये तीनों क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने बताया था बी की जो फैमिली है इसमें आपको इज, एम, आर, वाज, वर, बीन,
BEEN और बीइंग BEING, ये बंदे मिलते हैं। ठीक है, ये पूरी फैमिली किसकी है? टू बी वर्ब की। अब मैंने आपको बताया ना कि V1 से लेके V5 इनकी फॉर्म नहीं होती है, लेक्सिकल की फॉर्म हो जाती हैं। अब सर बी के हम क्या कर लें? बी बैड, बैड या बीइंग या कुछ बना दें? नहीं बनता ना। तो इसीलिए ये सारी क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज। ये ऑक्सिलरी वाली जो पूरी फैमिली है ना, इसमें V1 से लेके V5 फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसमें कुछ का कुछ फॉर्म होता है, वो आपको समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरीके से टू डू जो है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये फॉर्म्स मिलती हैं। ठीक है, और हैज, हैव, हैड तो आप जानते ही हैं, जो आप परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों बंदे क्या क्या, ये किसकी फैमिली में है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। ठीक है, इसके बाद बात आती है मॉडल ऑक्सिलरीज की। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या होती हैं? आपने एक शब्द सुना होगा, मूड। कह देते हैं ना, यार आज मूड अच्छा नहीं है, आज मूड खराब है, आज मूड जबरदस्त है। तो वो क्या बताता है कि आपकी आज दिमागी स्थिति कैसी है, आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। उसी से शब्द बना है मोडाल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये आपका एक तरीके से सेंटेंस में जो मूड कन्वे किया जा रहा है, जो इच्छा व्यक्त की जा रही है, उसे दिखाते हैं। ठीक है, और इनमें आपको क्या क्या मिलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज में जो आपको चीजें मिलती हैं वो मैं बता देता हूं। वो होती हैं जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। दोस्तों अभी बात हो रही है मॉडल ऑक्सिलरीज की। ये जो सारे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सारे कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कि भाई ही कैन हेल्प यू, ही कुड हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, ही वुड हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई शुड हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू। अब कहां पर कौन सा शब्द यूज करना है दोस्तों, वो जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की कहानी पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। इसके बाद में लास्ट कैटेगरी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरीज की। मार्जिनल यानी कि मार्जिन आपने अपनी कॉपी में देखी होगी ना, एक लाइन खींची होती है पेज में, वो मार्जिन जो खींची होती है, वो मार्जिन का मतलब क्या होता है कि इस मार्जिन से जो साइड में चीज लिखी जाएगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें क्या क्या आती हैं? जैसे यूज्ड टू और नीड और डेयर, ये तीन वर्ब्स आती हैं। ठीक है, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ठीक है, अच्छा मॉडल ऑक्सिलरीज में आपका एक मस्ट भी आता है, मस्ट और मस्ट, हाँ यही मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, और मार्जिनल ऑक्सिलरीज में आपको यूज्ड टू, नीड और डेयर ये मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, यानी कि आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी, इन तीनों की ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, आइए। पहला नियम कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस। इनको आप मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हो। जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, हमने बात करी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इनको आप मेन वर्ब नहीं यूज करते हो। इनको आप कैसे इस्तेमाल करते हो? जैसे ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। मेन वर्ब क्या है? मदद करना। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? कैन, वो कर सकता है। मदद करना इंपॉर्टेंट है और कर सकता है ये उसकी इच्छा को दिखा रहा है कि अगर उसकी इच्छा हुई तो भैया कर देगा तुम्हारी मदद। इंपॉर्टेंट मेन वर्ब क्या है? मदद करना। ठीक है, इसी तरीके से आई मे हेल्प हिम, मैं उसकी मदद शायद कर सकता हूं, मे। ठीक है, तो मेन वर्ब तो हो गई सर हेल्प, और ये क्या है सर? मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये इसका मूड या कंडीशन बता रहा है। इज इट क्लियर? तो कभी भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी जो है, प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइमरी में जो बी है या डू है या हैज, हैव, हैड है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगी, ये हमेशा साइड लाइन रहेंगी। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट हैव V1, V2, V3, V4 एंड V5। वही बात कि इनकी पांचों फॉर्म्स नहीं बनती हैं।
दे आर यूज्ड विद ऑल पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट इन आइडेंटिकल फॉर्म। उसी रूप में, उसी एक ही तरीके से वो हर व्यक्ति और हर पर्सन के साथ में इस्तेमाल हो सकती हैं। कैसे? जैसे आई मे हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। दे मे हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ भी मे आया, इसके साथ भी मे आया। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी मे आया। ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसके साथ में भी मे आया। ही मे हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, इसके साथ में भी मे आया। आप फीमेल ले लें, फेमिनाइन, शी में हेल्प यू, उसके साथ में भी सर यही शब्द आएगा। तो आप कुछ भी ले लें, कैसा भी सब्जेक्ट ले लें, सिंगुलर, प्लूरल, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लें, मॉडल ऑक्सिलरी जो है दोस्तों ये अपना रूप नहीं बदलते। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज अपना रूप नहीं बदलते। चलिए अगला नियम, जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फॉलोड बाय MV1, यानी कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, शी कैन पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, MV1। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, MV का मतलब होता है, जो हम लिखेंगे उसमें MV का मतलब होता है मेन वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब MV1 का मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म। तो जब कभी आप मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, शी कैन पास द एग्जाम, शी कैन ड्रिंक द वाटर, शी कैन गो टू हर होम। ठीक है, तो कैन या शैल या शुड या विल या वुड, इनके साथ में हमेशा दोस्तों आपको V1 ही मिलेगा। शी कैन पास्ड द एग्जाम ये नहीं बनता, कभी नहीं बनता। ठीक है, इज इट क्लियर? शी कैन वेंट हर होम गलत है, शी कैन गॉन टू हर होम गलत है। जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला नियम, ऑट एंड यूज्ड आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विद टू। ऑट या यूज्ड का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में आपको टू का इस्तेमाल करना है और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। जैसे ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, वो पोएम्स लिखा करता था। ठीक है, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स। तो ये जो यूज्ड आपने मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करी है, सॉरी ऑक्सिलरी इस्तेमाल करी है, इसके साथ में आपने क्या किया? टू लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब कभी टू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो दोस्तों उसे कहा जाता है इन्फिनेटिव। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं इन्हीं के ही तीन कैटेगरी हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी। अभी आप समझ लीजिए कि टू के साथ में जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव, इसी को कहा जाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, टू राइट, टू गिव, टू गो, टू ड्रिंक, टू पास। ठीक है, इस तरीके से जब आप टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप यूज्ड ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ में हमेशा इन्फिनेटिव विद टू ही आएगा। ही यूज्ड टू राइट, ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू प्ले द मैच, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यूज्ड जो है ये किसी आदमी की एक पुरानी हैबिट को दर्शाता है। ठीक है, ही यूज्ड टू, तो यूज्ड ऑक्सिलरी के साथ में टू प्लस इन्फिनेटिव ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरीके से एक और है ऑट, दे ऑट टू ओबे देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। आप कह सकते हैं सर चाहिए के लिए तो शुड इस्तेमाल कर सकते थे, दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स। हाँ, शुड और ऑट ये दोनों ही एक ही तरह का मतलब देते हैं, चाहिए, कोई काम जो अच्छा है और करना चाहिए।
ठीक है, उनके लिए, दोनों के लिए आप मतलब इस सेंस में आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, शुड को भी और ऑट को भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी आप ऑट इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ में आपको टू भी इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना है। इज इट क्लियर? ऑट और यूज्ड, इन दोनों के साथ में टू प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, डेयर एंड नीड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। कुछ सेंटेंसेस में आप ये ऑक्सिलरी वाले जो शब्द हैं डेयर और नीड, इनको एज मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान सोच रहे होंगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि सर ऑक्सिलरीज को मेन वर्ब की तरह कभी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, मॉडल ऑक्सिलरीज को कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये दोनों तो आपके मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, उस चार्ट को याद कीजिए। मैं एक बार फिर से चार्ट दिखाता हूं। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज वाले हैं ना, इनको आप मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन से सर? ये वाले, इनको आप मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको कर सकते हो। ठीक है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, इनका रोल बहुत कम होता है, बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें से नीड और डेयर को एज क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप? मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो कहीं कहीं पर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शी नीड्स माई हेल्प। उसे मेरी मदद की जरूरत है। शी नीड्स माई हेल्प। ठीक है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। नीड आवर हेल्प। ठीक है, समझ रहे हैं? मेन वर्ब है, इसीलिए एक के साथ में नीड्स आया है और प्लूरल के साथ में नीड आया है। देख रहे हैं ना? अदरवाइज अगर मॉडल ऑक्सिलरी होती तो चाहे पर्सन बढ़ रहा है, घट रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से चेंज नहीं होता मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन ये चेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर आप इनको एज मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। शी डज नॉट डेयर, डेयर यानी कि हिम्मत करना। नीड का मतलब तो आपने समझ लिया, जरूरत पड़ना। डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, कोई जगह वीरान है, सुनसान है, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, तो डेयर का मतलब होता है, यहां पर देखिए डेयर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दो मेन वर्ब हैं, डेयर और गो, ये दोनों ही यहां पर मेन वर्ब हैं। डज यहां पर क्या है? ऑक्सिलरी है। कौन सी ऑक्सिलरी है सर? प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। टू बी, जो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी में पढ़ा था, टू बी इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस बिफोर MV4। अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो वहां पर आप टू बी के किसी ना किसी रूप का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में क्या लगाते हैं? MV4 लगाते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे शी इज ईटिंग हर फूड। ठीक है, शी इज ईटिंग हर फूड, ये कंटिन्यूस टेंस बनाया आपने। क्या किया सर? देखिए इज क्या था, मैं बता चुका हूं। टू बी जो परिवार है, टू बी, उसमें क्या क्या मिलता है आपको? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। तो उसी का फॉर्म मिल गया सर, टू बी का ही तो रूप है ये। और उसके साथ में ये क्या है? MV4, ईट, ईट, एट, ईटन, और V4 क्या हो गई? ईटिंग। तो टू बी के साथ में आपको MV4 लेना होता है, तब जाकर के आपका क्या बनता है? कंटिन्यूस बनता है। इसी तरीके से जैसे ही वाज ईटिंग हिज फूड। अब आपको अगर पास्ट का कंटिन्यूस बनाना होता तब भी तो यही करते, ही वाज ईटिंग हिज फूड। टू बी का ही तो रूप है, इज, एम, आर, वाज, वर, और साथ में V4 ईटिंग। तो क्या बन गया सर? कंटिन्यूस बन गया। कौन से वाले का सर? वाज लगाए तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूस बन गया। शी विल बी ईटिंग हर फूड, फ्यूचर का कंटिन्यूस बन गया, वहां पर तो बी खुद ही आ गया सर। तो टू बी जो है उसके परिवार में से कोई ना कोई आपको वहां पर जरूर मिलेगा, उसके साथ में V4 मिलेगी, तब जाकर के कंटिन्यूस बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। डू, डज, डिड,
ये जो हैं आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। इनको आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे ही डज नॉट रीड हिज बुक, वो अपनी किताब नहीं पढ़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने क्या करा, डज का इस्तेमाल कर लिया। दे डू नॉट रीड देयर बुक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपने क्या किया, डू का इस्तेमाल किया और इससे क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नॉट तो ऑब्वियसली भाई नेगेटिव बनाना है तो नॉट का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पास्ट का बनाना चाहते तो दे डिड नॉट रीड देयर बुक, उन्होंने अपनी किताब नहीं पढ़ी। क्या किया सर, डिड का इस्तेमाल किया। तो डू डज या डिड का इस्तेमाल करके आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। आइए आगे बात करते हैं अगले नियम की। डू डज डिड की मदद से एक और काम कर सकते हो, आप क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, पर उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। जब कभी डू डज या डिड का इस्तेमाल होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए, डू दे प्ले अ मैच, क्या वो मैच खेलते हैं, ठीक है। डू दे प्ले ए मैच, तो डू का आपने इस्तेमाल किया और इसकी मदद से क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन बन गया, डू दे प्ले अ मैच, ठीक है। ध्यान देने वाली बात, हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। डज ही प्ले ए मैच, अब देखिए फिर से क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन बन गया ना, डज का आपने इस्तेमाल किया और क्वेश्चन बना लिया। अब भी आपको V1 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि ही के साथ में तो सर प्लेज आता, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते ही प्लेज ए मैच, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना था तो आपने डज का इस्तेमाल किया, डज ही प्ले ए मैच। तो जैसे ही डज का इस्तेमाल हुआ, प्लेज की जगह अब प्ले आ गया। तो यही नियम है कि डू डज डिड जब कभी आएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। उनकी मदद से आप क्वेश्चन बनाना चाहो, नेगेटिव बनाना चाहो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। भैया चावल है, उससे आप इडली बनाना चाहते हो, डोसा बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा, लेकिन फर्मेंटेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब जाकर के गूगल पे फर्मेंटेशन पढ़िएगा कि क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डू डज डिड की मदद से आप एक काम और कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस को एम्फेटिक बना देते हैं। एम्फेटिक यानी कि सर मैं पहले कई बार बता चुका हूं, आज चलिए बता देता हूं। एम्फेटिक का मतलब होता है बल देना, जोर देना किसी चीज पर। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि ये पत्र उसने एक पत्र लिखा, अब अगर इसकी जगह मैं कह रहा हूं अरे उसने पत्र लिखा तो है, तो क्या किया जाए उसके लिए, सर सिंपल बात के लिए तो उसने पत्र लिखा है, ही वो पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। अब मैं कहूं वो पत्र लिखता तो है, ये लिखता तो है, अब इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं, डू डज डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे छोटी सी बात, ही राइट्स ए लेटर, वो पत्र लिखता है। अब ये कहना हो वो पत्र लिखता तो है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ही डज राइट ए लेटर। अब ये जो आपने यहां पर एडिशन किया इस चीज का, डज का, इसकी मदद से क्या हो गया, जोर पड़ा, एम्फेसिस पड़ा कि अरे भैया पत्र लिखता तो है और क्या करे, ठीक है। आम बोल चाल में कहते हो यार पत्र लिखता तो है यार, पढ़ता तो है, खेलता तो है, मेहनत कर तो रहा है। तो ये जो है ना तो है, उसके लिए आप डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात वही, डज डू डज डिड के साथ में वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी, V1 आएगी। ही के लिए आप राइट्स ले रहे थे, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में डू या डज या डिड की एंट्री हुई तो क्या हो गया, ये V5 फॉर्म है दोस्तों आपकी, उसकी जगह पर क्या आ गई, V1 आ गई। V5 आप जानते हैं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES लगा लो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगती है, लेकिन अब डज आ गया तो सर V1 लेनी पड़ेगी। वो पढ़ते तो हैं, दे रीड, वो पढ़ते हैं। अब ये कहना चाहिए दे, वो पढ़ते तो हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे
डू रीड, वो पढ़ते तो हैं, जोर दे दिया आपने, ठीक है। इज इट क्लियर? डू, डज या डिड का आप इस्तेमाल करके इस तरीके से सेंटेंस को एम्फेटिक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। डू की मदद से आप नेगेटिव भी बनाते हैं और एम्फेटिक सेंटेंस को भी बना लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी ला करके दो। ये क्या है? कमांड दिया आपने, आपने किसी को आदेश दिया, तो ये कैसा सेंटेंस होता है दोस्तों? ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इस इंपेरेटिव सेंटेंस को आप क्या बनाना चाहते हो? आप पहले से सर नेगेटिव बनाना चाहते हो। डू नॉट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी मत लेकर के आओ, ठीक है। डू नॉट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये तो हो गया सर नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बन गया सर, मेरे लिए पानी मत लाओ। और एम्फेटिक बनाना हो, अरे मेरे लिए पानी लेकर के तो आओ, तो क्या बनाओगे? डू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, डू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो डू का इस्तेमाल करके दोस्तों आप नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव के लिए नॉट तो जोड़ना ही पड़ेगा। और क्या बना सकते हो? एम्फेटिक भी बना सकते हो, उसके लिए केवल डू जोड़ दीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और एम्फेटिक दोनों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। हैज, हैव, हैड की मदद से आप क्या बनाते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, और इसके साथ में हमेशा MV3 लगेगी। जब कभी आपको हैज, हैव, हैड मिल जाए तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही मिलेगी। आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना भोजन खा चुका हूं। आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना भोजन खा चुका हूं। हैव आया सर V3 लगेगी। ही हैज रिटन ए लेटर, वो पत्र लिख चुका है, ठीक है। जैसे ही हैज, हैव, हैड आया तो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी V3। एक है तो इसलिए सर हैज आ गया। बहुत सारे होते, दे हैव रिटन अ लेटर, पास्ट की बात होती तो दे हैड रिटन ए लेटर, दे हैड रिटन ए लेटर। हैज, हैव, हैड जब कभी आएगा तो उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म का ही आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। इज इट क्लियर? शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, दे हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है। दे हैव गॉन टू चेन्नई, जब कभी हैज, हैव, हैड जहां कहीं आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ये नियम दुनिया में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समटाइम्स इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डज, ये जो सारे शब्द हैं टू बी वाली फैमिली और उसके साथ में डू, डज, डिड, इनका और हैज, हैव, हैड, ये यानी कि सारी क्या हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। बीन और बीइंग, सॉरी बीन तो है, बीइंग नहीं है, इनको आप एज मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी किसी सेंटेंस में आप इनको क्या कर लेते हैं? मेन वर्ब। अभी भी दोस्तों नियम वही है कि मॉडल ऑक्सिलरी को मेन वर्ब नहीं लेना है, मार्जिनल को आपने मेन वर्ब ले लिया और प्राइमरी ऑक्सिलरी को मेन वर्ब ले लिया। मॉडल ऑक्सिलरी जो बीच वाला था कैटेगरी, वो कभी मेन वर्ब नहीं लिया जाएगा। जैसे ही इज एन एडवोकेट, वो एक एडवोकेट है, तो इज क्या है? टू बी फैमिली का हिस्सा है ना ये वाला। आई एम एन एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट हूं, दे आर एडवोकेट। इज, एम, आर, वाज, वर की मदद से आप मेन वर्ब का भी काम ले सकते हैं अगर सेंटेंस में नहीं है तो। एक्टिव कोई काम नहीं हो रहा है, ये किसी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अगले नियम की। समटाइम्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विद टू। इनके बाद में कई बार क्या होता है कि आपको टू प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इन्फिनेटिव की बात दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूं कि वो क्या होते हैं? वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो टू के बाद इस्तेमाल होती है और वह फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। जैसे आई एम टू सी हर टुमारो, जैसे मुझे उससे कल मिलना है, तो आई एम टू सी हर टुमारो, ये आपकी क्या हो गई? इज, एम, आर, वाज, वर में से कुछ ले लिया आपने और साथ में क्या लिया? टू लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों मिलकर के क्या बना देती हैं? इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर के इन्फिनेटिव बनाती हैं सर।
और उसके साथ में आपने टू बी का कोई ना कोई एक रूप ले लिया, आई एम टू सी हर टुमारो, इस तरीके से। जैसे वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, हमारी अगले हफ्ते शादी होने वाली है या हम शादी करने वाले हैं। वी आर इज एम आर का ही रूप है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे सर, इन्फिनेटिव बना देंगे। तो इस तरीके से आप इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के साथ में इन्फिनेटिव और टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर दोस्तों? तो ये कुछ नियम थे जो कि किन से संबंधित हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज से। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब की तो कहानी दोस्तों पूरी चल ही रही है कि कहाँ जो आपकी V1 से लेकर V5 तक फॉर्म्स चलती हैं। अब आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, लेकिन चलते चलते जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज का जीएस क्वेश्चन। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी रिसेंटली एक परियोजना का उद्घाटन किया था, एक योजना शुभारंभ की थी, जिसमें क्या कहा गया था कि 100 दिन तक भारत के जो बच्चे हैं उनमें रीडिंग हैबिट्स यानी कि पढ़ने की एक उत्सुकता, एक जागृति जगाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। 100 दिन तक बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। और ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2022 को। आपको ये बताना था कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस थे आपके, प्रगतिशील भारत, दूसरा लर्निंग इंडिया शाइनिंग इंडिया, तीसरा पढ़े भारत और चौथा विद्याधन। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पढ़े भारत। ठीक है, ये 100 दिन का कार्यक्रम था जो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को एंड एंडेड इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में ये एंड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास का एंड होता है। और फिर से एक बार आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक, किसी ना किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियोस पहुँच सके जो कोचिंग सेंटर से अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो तैयारी करना चाहता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उस बच्चे की मदद हो सके। हमारा यही लक्ष्य है बस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।